रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, और जो सामान्य पिनोसाइटोसिस होती है उसके द्वारा मॉलिक्यूल्स उतनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी में सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं जितना आना चाहिए, या बहुत सारे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए। तो इस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में ये पिनोसाइटोसिस जो है मेनली कैरी की जाती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा। इसमें कोटेड पिट्स बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो कोटिंग किस चीज़ की होती है? एक क्लेथ्रिन जो है प्रोटीन होती है उसकी कोटिंग होती है। इंडेंटेशन बनते हैं या हल्के पिट्स बनते हैं जिनके लोअर सरफेस पर या साइटोसोलिक सरफेस पर क्लेथ्रिन एक प्रोटीन होती है जिसकी कोटिंग होती है। इस पर ये देखिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और ये जो क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स है इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ये समझिए कि सेल की सरफेस एरिया की 1 to 2%, 1 से 2% तक ये सरफेस एरिया को कवर करते हैं, और इनकी लाइफ जो है 1 से 2 मिनट ही होती है। उसके बाद ये फिर समाप्त हो जाते हैं, फिर रिसाइकल होते हैं। तो इस तरह से इनका ये क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं या बनते हैं। तो अगर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट करना है तो वो उसके प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये लिपिड की बाई लेयर है, इसको ये देखिए 2 लेयर से यहाँ सिंपल प्रेजेंटेशन कर दिया गया है। इसको आप समझिएगा कि लिपिड की बाई लेयर है। ये यहाँ पर इंडेंटेशन है या थोड़ा सा पिट का फॉर्मेशन है, डिप्रेशन है, और नीचे ये क्लेथिन है। एक दूसरी प्रोटीन है देखिए यहाँ पर जिसको कहते हैं एडॉप्टिन। तो ये भी कोट कर रही है लोअर सरफेस को साइटोसोलिक सरफेस की तरफ से, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर का है, जिसमें वो टारगेट मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनको हम लिगेंड्स कहेंगे, या कार्गो मॉलिक्यूल्स भी उनको कहेंगे। कार्गो इसलिए कि जो वेसिकल बनेगी उसमें जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कार्गो कहलाएंगे। तो ये कार्गो मॉलिक्यूल्स हैं या टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, और जो बाहर से मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर आता है उसको लिगेंड कहते हैं। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप पर देखिए क्या होगा कि ये पिट जो है और डीप होगा और ये गहराई में जाएगा। और थर्ड स्टेज पर देखिए यहाँ आपको दिखलाया जा रहा है कि एक दूसरी स्मॉल प्रोटीन होगी जो कि जिसकी बाइंडिंग जीटीपी से होगी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से होगी, और वो असेंबल होगी इस नेक पर। तो नेक पर असेंबल होगी और ये रिंग फॉर्मेशन करेगी नेक पर। जब रिंग का फॉर्मेशन करेगी और वेसिकल फॉर्म हो जाएगी तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। ये कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा कि ये इसको बंद करके इसको पिंच ऑफ कर देगी। तो इसकी पिंचिंग हो जाएगी, बडिंग हो जाएगी, बड ऑफ हो जाएगी, और बड ऑफ होके फिर ये साइटोसॉल में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस वेसिकल का कि इसके ऊपर ये जो कोटिंग है क्लेथ्रिन का और एडाप्टिन है, दूसरा कोड एडाप्टिन का है। तो एडाप्टिन का ये फंक्शन होता है कि वो कार्गो के मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करती है कि इस वेसिकल में हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, लेकिन किन मॉलिक्यूल्स को कार्गो का हिस्सा बनना है वो डिसाइड होता है इस एडाप्टिन प्रोटीन के द्वारा। तो ये सेलेक्ट करती है, यहाँ पर लिख दिया गया है कि कार्गो मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ये सेलेक्ट करेगी और अपने वेसिकल में ले लेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी जो है शेडिंग हो जाएगी। ये जो कोटिंग है प्रोटीन की, क्लेथिन और एडाप्टिन की, ये दोनों प्रोटीन्स वेसिकल से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जब वो जो वेसिकल बनेगी वो नेकेड होगी या अनकोटेड होगी, और ये एंडोसोम से फ्यूज़ करेगी, अर्ली एंडोसोम से फ्यूज़ कर जाएगी और ये साइटोसॉल में रहेगी। तो वो जब ये क्लेथ्रिन और एडाप्टिन से जब अलग हुई और ये एंडोसोम बन गया, अनकोटेड है, नेकेड है, तब इसमें साइटोसॉल से प्रोटॉन जो है पंप करेगा, ये चायंस पंप करेंगे और इसके मीडियम को हाईली एसिडिक बनाएंगे। और इसमें कुछ प्रोटॉन पंप्स पाए जाते हैं, और वो प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह से एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, और एटीपी की एनर्जी से वो इन प्रोटॉन्स को या हाइड्रोजन आयंस को वेसिकल के अंदर, एंडोसोम के अंदर पंप करेंगे, तभी उन मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हो पाएगा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट
मैक्रोमॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल हमारे फूड का कंस्टिट्यूएंट भी बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हाईली इनसॉल्युबल है और इनसॉल्युबल होने के कारण ये जो है कैरी किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, कुछ प्रोटीन के साथ ये कंबाइन करता है। तो ये दो फॉर्म में मिलता है, LDL और HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो है लो डेंसिटी वाला ये जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर में चला जाता है, लेकिन ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो कि प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के पूरी बॉडी के सेल्स में जाता है। और यदि इसका रिसेप्टर्स प्रॉपर हैं, रिसेप्टर्स पर्याप्त संख्या में हैं, तो इन कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को ये बाइंड करते हैं, स्नगली फिट होते हैं, बिल्कुल फिट एकदम करके इसके अंदर इसको डीप करके वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं। दो कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें ये LDL मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर साइटोसॉल में वेसिकल में नहीं आ पाते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। इसमें क्या होता है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये जो रिसेप्टर की टेल है ये डिफेक्टिव होती है, नहीं बनती है। जब टेल नहीं रहेगी तो ये क्लैथरिन पिट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और ये LDL से फिट नहीं हो पाएगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स को वेसिकल में नहीं ले पाएगा। और जो दूसरी कंडीशन है कि इनकी संख्या कम रहे या ये रहे ही न, तो इन दोनों कंडीशन में ये LDL जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगा और सेल्स तक पहुंचता रहेगा, तो इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो ये ब्लड में आर्टरीज़ में ये प्लेक बनाएगा और हमारी आर्टरीज़ को, ये आर्टरीज़ तो वैसे ही थोड़ी नैरो होती हैं, इसको और नैरो कर देगा, इसके अपर्चर को, इसके ल्यूमेन को और नैरो कर देगा। तो नैरो करने से उसमें डिपोजिशन हो जाने की वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम में राइज होगी जिसको कहा जाता है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा आर्टरीज़ में तो वो हमारे हार्ट को प्रेशर देगा और हार्ट अटैक की संभावनाएं बिल्कुल बढ़ जाती हैं। तो LDL एक थारोली स्टडीड मॉलिक्यूल है और इसको क्लैथरिन कोटेड पिट्स को अच्छे ढंग से स्टडी किया गया है। तो ये देखा जाएगा कि जब ये एंडोसोम बन गया और इसमें ये मॉलिक्यूल्स हो गए, तब ये फिर इसका लाइसोसोम के साथ ये ज्वाइन करेगा, फ्यूज़ करेगा। तो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करने से ये देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है LDL को लेके लाइसोसोम को फ्यूज़ करके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगी, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं और हाईली एसिडिक मीडियम में ये वर्क करती हैं और हाईली एसिडिक मीडियम इसको प्रोटॉन पंप से प्रोवाइड हो जाता है। तो इसमें इसको डाइजेस्ट करेंगी, LDL को उसके फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगी, कोलेस्ट्रॉल फिर से हमारी बॉडी में चला जाएगा और मेम्ब्रेन के आर्किटेक्चर में पार्टिसिपेट करेगा, प्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके पार्टिसिपेट करेगी और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है, रेसिडुअल बॉडी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को बाहर कर देगी। एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी समय जो भी मॉलिक्यूल्स वेसिकल में आते हैं वो डायरेक्ट साइटोसॉल के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो हमेशा वेसिकल में इनक्लोज होते हैं और वेसिकल के ही अंदर उनका डाइजेशन होता है और वहीं से फिर वो साइटोसॉल में डिफ्यूज़ करते हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो दूसरी कंडीशन होगी ये एसिडिक होने की वजह से या प्रोटॉन के ब्लास्ट होने से इसके अंदर ये रिसेप्टर जो है वो LDL से अलग हो जाएगा। जब दोनों अलग हो जाएंगे तो ये देखिए रिसेप्टर्स जो हैं वो एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू ये फिर से मेम्ब्रेन को चले जाएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे बैक टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर से ये काम करेंगे। सब मिलाकर ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन में, ये विदिन 10 मिनट्स ये फिर से अपनी पोजीशन मेम्ब्रेन में बना लेते हैं और फिर से अपने फंक्शन के लिए ये तैयार रहते हैं। यद्यप जब रिसेप्टर बनता है तो उसकी जो लाइफ टाइम है 1 से 2 मिनट ही रहती है। विटामिन B12 और आयरन ये सामान्य मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं और B12 और आयरन दोनों ही हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
अगर ये न रहें तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ब्लड फॉर्मेशन की दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इम्पॉर्टेंट है। एक इससे दिक्कत भी है कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV ये बॉडी के अंदर एंट्री गेन कर सकते हैं, बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो ये इससे हमें ये डिजीज़ेज़ भी हो सकती हैं। लेकिन पूरी की पूरी एंडोसाइटोसिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो इंटरनलाइजेशन की प्रक्रिया है वो 1000 फोल्ड अधिक हो जाती है जो जनरल पिनोसाइटोसिस के थ्रू होती है।